डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, या हम इसको कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जब से हमने चैट जीपीटी, जेमिनाई, एलएलएम मॉडल्स की बात की है, या फिर आज के टाइम पे हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं, यार इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग एलएलएम मॉडल्स में कोई वैल्यू देते हैं, कोई हमने इनपुट दी, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिया या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दिया, और उसने भी मुझे आउटपुट में क्या दिया? सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मॉडल को, या पढ़ लो कि अ मॉडल दैट कन्वर्ट्स one sequence into another sequence, input to output possibly of different length, तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। एक सिंपल से एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो कि जैसे हम मशीन ट्रांसलेशन का एग्जांपल ले लो या लैंग्वेज ट्रांसलेशन का एग्जांपल ले लो। आप हिंदी में कोई वर्ड डाल रहे हो या हिंदी में कोई बहुत सारे सेंटेंस डाल रहे हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, या इंग्लिश टू हिंदी कर रहा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सेंटेंस होता है उसको टोकन्स में या फिर वर्ड्स में डिवाइड करके, जैसे मैंने लिख दिया हैव अ नाइस डे, तो हैव अ नाइस डे, तो मैंने इस तरीके से अपने पूरे सेंटेंस को क्या किया? टोकन्स में या वर्ड्स में डिवाइड किया, और मैंने अपने मॉडल को बोला ये ले भाई, और इसने क्या किया? उसको कन्वर्ट किया आउटपुट में कि आपका दिन शुभ हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया? उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो सीक्वेंस ऑफ इनपुट है, सीक्वेंस ऑफ आउटपुट है, तो ये कहलाता है हमारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। और जितना भी आज के टाइम पे एलएलएम मॉडल्स की बात करते हैं, तो भैया उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब उसकी जो गंगोत्री है ना, कि गंगा कहां से निकलती है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। और इसमें सबसे पहला मॉडल आता है जी एनकोडर डिकोडर मॉडल, क्योंकि यहां से कहानी स्टार्ट होती है। आप लोग सीधा जंप करते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सीधा आ जाते हैं जी लास्ट वाले पॉइंट पे कि भैया गंगा कहां पे जाके फाइनली मर्ज हो रही है समुद्र के अंदर। अरे यार, यहां पे आपको क्या समझ में आएगी गंगा के बारे में? अगर समझना है तो गंगोत्री से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से समझो। ऐसे ही यहां पे आपको एनकोडर डिकोडर से समझना पड़ेगा। फिर अटेंशन मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, एलएलएम मॉडल्स कैसे काम करते हैं, वो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो एक एक करके आपको पॉइंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एनकोडर डिकोडर की बात करूं, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझा जाए, तो एनकोडर डिकोडर में दो हमारे पास मॉड्यूल है। पहला क्या है? एनकोडर। एनकोडर का बेसिकली क्या काम है? वही सेम चीज है कि हमारा इनपुट है, उसको हमने टोकन्स में डिवाइड करके एनकोडर को दिया। एनकोडर ने क्या करना है? इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करके काइंड ऑफ इसकी समरी निकाल ली, और इसकी समरी को इसने बोला कि ये क्या है? एक मेरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है। आपको पता है कि यार जब भी हम एनएलपी, डीप लर्निंग की बात करते हैं, कभी भी मॉडल जो है वो इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, जर्मन वो कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ भाषा समझता है नंबर्स की। तो यहां पे आप जो मर्जी लैंग्वेज में वैल्यूज दे रहे हो, तो एनकोडर ने उसको समराइज करके, कैलकुलेशन करके एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है, और वो नंबर्स दिए जाएंगे किसको? डिकोडर को। तो डिकोडर ने क्या करना है? उस वैल्यूज को उठा के, उसको समझ के कन्वर्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, तो यहां पे एनकोडर है जी, वो वैल्यूज को ले रहा है, समराइज करके कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकाल रहा है, और उस वैल्यू को दिया जा रहा है डिकोडर को। डिकोडर उसको समझ के और फिर फाइनली जो है वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर आप इसका बेसिक समझ सकते हो इस तरीके से। अब यहां पे अगर इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया जाए, तो ये है जी हमारा एक्चुअल में कि हम कैसे वर्क करते हैं। तो देखो ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हैव अ नाइस डे, तो ये मेरा एनकोडर वाला सेक्शन है, ये मेरा डिकोडर वाला सेक्शन है। तो एनकोडर सेक्शन में हमारा जो अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, जो हिडन वाला पार्ट है, इसमें हमारा क्या वर्क कर रहा है? LSTM, मतलब हमारा जो लॉन्ग स्टेट वाला मेमोरी जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, RNN के अंदर भी किया हुआ है, LSTM भी किया हुआ है, कि किस तरीके से हमारे मॉडल्स वर्क करते हैं। तो हमने एक तरह से क्या लगा दिए? मल्टीपल LSTMs लगा दिए, ताकि वो क्या करे? इसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करे। और सिमिलरली जैसे ही हम डिकोडर सेक्शन पे जाते हैं, वहां पे भी LSTM क्या कर रहे हैं? उन वैल्यूज को जो यहां से कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट हो रहा है, उसको उठा के और उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू आपको इस तरीके से लेना है कि हमने जैसे ही सबसे पहला सेंटेंस डाला, लेट्स सपोज मेरा सबसे पहला वर्ड क्या था? हैव, तो हमने क्या किया जी? हैव को उठाया
और हैव को हमने सबसे पहले किसको दे दिया जी, हमने इसको दे दिया LSTM को। और यहां पे आपको पता है कि अकेला इनपुट थोड़ी ना जाता है, इनपुट के साथ क्या जाता है, इनपुट के साथ जाता है जी आपको एक तो हिडन जो स्टेट है, हिडन का क्या जाता है, वेट जाता है, और साथ ही साथ किसका जाता है जी, CT, दैट इज कॉल्ड योर सेल स्टेट, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मेरा वेट जाता है यहां पे, और एक क्या जाता है जी आपका हिडन स्टेट का वेट, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है LSTM में दो पैरामीटर्स वर्क करते हैं, एक तो आपका लॉन्ग टर्म वाला और एक आपका शॉर्ट टर्म वाला। तो दोनों स्टार्टिंग में तो ठीक है, कोई रैंडम वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम ट्रेन करेंगे ना मॉडल को। तो ट्रेन करते टाइम हमें सबसे पहले एक रैंडम वैल्यू से CT और ST को स्टार्ट करना है, और ये मैंने हैव दे दिया। तो यानी यहां पे जो खिचड़ी बनेगी वो खिचड़ी किसकी बनेगी, HT, CT और हैव की। तो इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होती है। पहले समझ लो, कैलकुलेशन मैथमेटिक वाला पार्ट बाद में समझना, पहले ये समझ लो कि भैया ये काम कैसे करता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि यार कार के अंदर का मैकेनिक कैसे वर्क करता है, कार के अंदर का जो सारा ऑपरेशन है वो कैसे काम करता है, वो बाद में समझ लो भैया। पहले ये तो देख लो कि आप कैसे गियर डाल रहे हो, कैसे कार को चला रहे हो, स्टीयरिंग कैसे काम कर रहा है। जब एक बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया तो फिर आप उसके अंदर जाके डीप से समझ सकते हो। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये तीनों चीजें मिलके LSTM ने इसको उठाया, कैलकुलेशन की, और इसने क्या किया, एक नंबर में इसको कन्वर्ट करो। और ये क्या होता है, ये एक्चुअल में टाइम स्टैम्प बेसिस पे होता है। टाइम स्टैम्प मतलब कि लेट्स सपोज ये मेरा T0 टाइम स्टैम्प पे इसने हैव को उठाया और कैलकुलेट करके आगे दे दिया। अब क्या होगा, T1 टाइम पे, मतलब मेरा नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे हमने इनपुट क्या दिया, A दिया, और यहां पे क्या आएगा, T1 टाइम स्टैम्प पे जब हम होंगे तो यहां पे जो HT आएगा वो एक तरह से H0 वाला, मतलब इससे पहले वाला आएगा, और ऐसी CV0 वाला, मतलब जब 1 पे है तो H0 आया, C0 आया और साथ में A आया। फिर से इनको कैलकुलेट करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे गया। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम T2 पे गया तो क्या होगा, नाइस अंदर जाएगा, और यहां से मेरा H1 आएगा, क्योंकि मेरा पिछला टाइम स्टैम्प क्या था, 1 वाला था। तो उसका जो पिछले वाले का जो हिडन था वो, और पिछले वाले का जो सेल स्टेट की वैल्यू थी वो, तो इन तीनों को मिला के फिर ऐसे ही हमारे पास डे आया, और फाइनली जो है वो हमने इस तरीके से HT और CT का कैलकुलेट किया, और ये कहलाता है क्या, फाइनली कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक तरह से नंबर्स हैं, और ये नंबर्स जाते हैं किसको, डिकोडर वाले सेक्शन को। मतलब उसने समरी करके एक फाइनली जो है वो वैल्यू निकाल दी। अब ये समरी तो ये HT CT से स्टार्ट होगा, जो यहां पे आया आउटपुट वही यहां पे एज ए इनपुट जाएगा डिकोडर वाले सेक्शन में। तो यहां पे सबसे पहला वर्ड हमने क्या दिया, सबसे पहला कीवर्ड क्या दिया, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या है, जैसे ही LSTM देखेगा स्टार्ट, डिकोडर समझ जाएगा कि अब मुझे इसकी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है। तो इस हैव अ नाइस डे की कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें क्या जनरेट करेगा, आपका। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका क्या जाएगा, एज ए इनपुट जाएगा इसमें, और साथ ही साथ प्रीवियस वाले का ये HT CT तो यहां से आ ही चुका ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में। तो ऑब्वियसली यहां से जो मेरी आउटपुट आई है तो ये पिछले वाले पे जाएगी। मतलब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प 3 पे हूं तो यहाँ पे मेरा H2 जाएगा और C2 जाएगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और साथ में आपका ये वाला गया। फिर उसके बाद ये वाला गया, पिछले वाले का टाइम स्टैम्प, पिछले वाले का जो H2 है और C2 वो यहाँ पे आएगा। अगर लेट्स सपोज ये मेरा टाइम स्टैम्प एग्जांपल के तौर पे T4 है तो यहाँ पे दिन, ये वाली वैल्यू तो मेरी अंदर गई, क्योंकि ये ऑलरेडी आउटपुट यहाँ से आ चुकी है। ये आउटपुट एज ए इनपुट यहाँ पे गई, लेकिन साथ साथ जो H3 पिछले वाले का हिडन और पिछले वाले का सेल स्टेट की वैल्यू, बस इस तरीके से आपने परफॉर्म करते जाना है। और फाइनली जो है वो जैसे ही लास्ट में देखेगा कि भैया ये वाला कीवर्ड हो गया और एंड मेरा आउटपुट में आ गया, तो मतलब यहाँ पे मेरी सारी वैल्यूज कन्वर्ट होके आउटपुट में आ चुकी है कि आपका दिन शुभ हो। तो ये एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं कि भैया मेरे कौन कौन से कीवर्ड्स रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो मेरा इनपुट जा रही है, अंदर क्या वर्क कर रहा है, LSTM वर्क कर रहा है, क्योंकि LSTM जो है वो एक एक वर्ड को मैप करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल LSTM लगा दिए ताकि मेरा पैरेलली जो है वो वैल्यूज को कन्वर्जन किया जा सके, और साथ ही साथ HT और CT वर्क करते हैं, और ये इस तरीके से वैल्यूज को उठा के और फिर फाइनली कन्वर्जन करते हैं आउटपुट में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक छोटे से एग्जांपल से कि अगर मैं कुछ वेक्टर्स की वैल्यू लूं, नंबर्स लूं, तो कैसे मेरी कैलकुलेशंस वर्क करती हैं LSTM के अंदर, और कैसे वो एनकोडर जो है वो कन्वर्ट करके कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करता है, और फिर कैसे डिकोडर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये पहले जरूर अच्छे से नोट कर लो डायग्राम को बना के, क्योंकि ये चीजें
सीक्वेंस में करोगे, टॉपिक का नाम भी क्या है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, तो पढ़ना भी आपको सीक्वेंस टू सीक्वेंस ही पड़ेगा, अदरवाइज ये समझ नहीं।